कि हम सब कंफ्यूज हैं कि वो कौन सी थीम्स है जी जो आगे जाके बेटर करने वाली है, जी क्योंकि हमारे पास पैसा तो उतना ही है और हम चाहते हैं वो अगर हम लगा रहे हैं तो हमको फिर रिटर्न अच्छा मिले। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से वो थीम्स कौन सी हैं? देखिए, आप थीम्स चूज करने के बजाय आप सिंपल डाइवर्सिफिकेशन रखिए। डाइवर्सिफिकेशन थ्रू म्यूचुअल फंड्स एक होता है और एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज। तो आप अगर लार्ज कैप इंडेक्स फंड रख सकते हैं वो लीजिए। आप निफ्टी का एक वैल्यू 50 फंड है, निफ्टी 500 वैल्यू 50। निफ्टी के स्पेक्ट्रम में जो 500 कंपनीज हैं उसमें जो वैल्यूएबल 50 कंपनी है। ये 50 कंपनी लार्ज कैप 50 कंपनीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसमें एक अलग ही असेसमेंट होता है। ये एक अच्छा फंड है, आप उससे डाइवर्सिफिकेशन रखिए। मल्टी एसेट फंड होता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी सब होता है और आपका रिस्क अगर ज़्यादा लेने की कैपेसिटी नहीं है, ये वाला फंड रखिए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट कैप, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ equity, fixed income, gold and silver, and diversification of high performance companies with consistent regular performance companies। ये 4-5 चीज़ों का डाइवर्सिफिकेशन रख लेंगे ना आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। प्रॉब्लम होती है कि हम डाउन साइकिल नहीं विटनेस कर पाते। जो आपका मेरा जनवरी का पॉडकास्ट था और आज का पॉडकास्ट है, और हमने अप्रैल फर्स्ट वीक में भी जो पॉडकास्ट किया था जब मार्केट हैड गॉन डाउन टू 22,500 मार्च में, और फिर अप्रैल में हमने बोला था काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है लार्ज कैप, और आज प्रीटी मच सेम वैल्यूएशन पे। तो ये साल पैसा निकालने का नहीं है, ये साल पैसा और ऐड करने का है। मैं मार्केट सेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंडियन बिजनेसेस को डेफिनेटली हाईलाइट कर रहा हूँ कि उनमें बहुत पोटेंशियल है और ये शायद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बिजनेसेस में पैसा लगाना थ्रू म्यूचुअल फंड्स, या आप अपनी खुद स्टॉक रिसर्च करके आप उनमें लगाइए। स्टॉक रिसर्च के लिए एआई का सहारा लें? एआई का सहारा जो है, मैं बोलूँगा एआई आपको होमवर्क करके देगा, लेकिन जो आपकी फाइनल डिसीजन होती है हाँ। वो आप एआई से मत लीजिए। एआई बहुत बेसिक काम तो एआई से अच्छे हो जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की एनालिसिस या आपका कोई ऐसा लाइफस्टाइल एक्सपेंस, कुछ भी जो बड़ा चीज़ है जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में, उसमें एआई से होमवर्क कीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन ना लीजिए। अगर मुझे 3 साल के लिए कोई फंड सेलेक्ट करना है जी, तो वो होना चाहिए हाइब्रिड या मल्टी एसेट? 2 कैटेगरी होती है, एक होता है बैलेंस एडवांटेज जिसमें फिक्स्ड इनकम और इक्विटी होता है, एक होता है मल्टी एसेट जिसमें फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप मल्टी एसेट फंड लीजिए 3 साल के होराइजन के लिए। तो उसमें इन तीनों एसेट क्लासेस का अप एंड डाउन स्विंग का जो भी रिटर्न प्रोड्यूस करने का एक अपॉर्चुनिटी होती है वो मिल जाती है। जब हम 3 साल की बात करते हैं तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? जब हम 10 साल की बात करते हैं तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? 3 साल में हमको रिटर्न एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरा कैपिटल ज़ीरो या नेगेटिव ना हो जाए वो बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए हम रिस्क एवर्स होते हैं और इसलिए हम ऐसा कॉम्बिनेशन हाइब्रिड प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जिसमें गोल्ड सिल्वर भी हो, इक्विटी भी हो और फिक्स्ड इनकम भी हो। अब रिटर्न कितना होना चाहिए बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर जीडीपी ग्रोथ ही नहीं होगी तो रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ 7% है तो आप रिटर्न मान के चल सकते हैं 8 से 9% का मल्टी एसेट फंड में, और अगर जीडीपी ग्रोथ और अच्छी है तो रिटर्न भी आपको और अच्छा मिलेगा। और लार्ज कैप में है या आप मल्टी कैप में है या फ्लेक्सी कैप में है तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न्स जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस अल्फा, तो वो वेरी करेगा 12% से लेके 14% तक या 15% तक। बट ये 12%, 14%, 15% के जो नंबर्स हैं वो आपको रटने नहीं है, आपको ये देखना है जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन किस तरह से जा रहा है। उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही इंडस्ट्रीज ग्रो होती हैं और यही ग्रोथ इन द बिजनेसेस जब कन्वर्ट होते हैं इस वैल्यू में तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है। अब क्योंकि 3-3-3 की ही सारी बात हो रही है तो फिर मुझे आपके 3 फेवरेट म्यूचुअल फंड भी बता दीजिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ये हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट में आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है पिछले 10 साल में, काफ़ी अच्छा फंड मैनेजर हैं, काफ़ी अच्छे अप एंड डाउन साइकिल में इन्होंने रिटर्न्स दिए हुए हैं और कैपिटल प्रोटेक्ट करने में भी इन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है। यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 एक अच्छा पैसिव फंड है जो निफ्टी 500 में 50 वैल्यूएबल कंपनीज में पैसा लगाता है।
HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ एक अच्छा फंड है, कोटक का लार्ज एंड मिड कैप एक अच्छा फंड है। तो ऐसे 5-6 फंड्स हैं जो मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल में स्पेशली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और जहाँ मार्केट अच्छा होता है तो ये अल्फ़ा भी अच्छा जनरेट करके देते हैं। हाँ, आपका रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस क्या होता है कि जब मार्केट डाउन हुआ तो आप क्या उस डाउन साइड ऑफ द वैल्यू को टॉलरेट कर पा रहे हैं, या आप घबरा के पैनिक होके सेल कर रहे हैं। बस वो आपको अपने आप को उस समय जो सेल करने की टेंडेंसी है ना घबराहट में, वो रोकनी है। वो एक्सपीरियंस से ही बन जाता है। मैंने बहुत से लोग आज के टाइम में ऐसे देखे हैं, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ही जो हैं, और मैं बार बार कह रही हूँ कि हम ये जो पॉडकास्ट है वो 35 से 40 साल वालों की एज के लिए कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आज का टाइम जो है, आप बहुत रील्स वगैरह भी देखते होंगे, DIY का टाइम है, डू इट योरसेल्फ। तो ये आपने जो फंड्स के नाम बताए उसमें ज्यादातर बार जो मैंने सुना, आपने कहा कि 10 साल में इतना रिटर्न दिया, 5 साल में इतना रिटर्न दिया। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं DIY वाली हूँ, खुद से डिसाइड करूंगी मैं, तो मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे उसमें क्या देखना है? आप DIY इन्वेस्टर हैं, आपको कम से कम 2 या 3 जगह से रिसर्च करनी है। पहला, आप AI यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन वाला AI है तो आप वहाँ पे टॉप 4 और 5 स्कीम्स वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, आप एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जहाँ पे म्यूचुअल फंड की डिटेल्स अवेलेबल हो। देखिए, सिर्फ रिटर्न और फंड हाउस का नाम और फंड मैनेजर का नाम काफ़ी नहीं होता। आपको उस फंड हाउस में और उस म्यूचुअल फंड के एट्रीब्यूट्स को समझने हैं कि कितना रिटर्न दे सकता है, और इतना रिटर्न देता है तो वो कितना स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्रिएट हो सकता है उसमें। मतलब कि अगर प्लस साइड 20 है तो माइनस साइड भी कितना हो सकता है जब मार्केट गिरेगा। तो आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उन म्यूचुअल फंड्स की रिसर्च कीजिए, AI से रिसर्च कीजिए, और हो सके तो किसी पेड सब्सक्रिप्शन वाले वेबसाइट पे इन रिसर्च को और रिफाइन करके अपने 4 या 5 कंक्लूजन लीजिए। इन चीज़ों में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि आपका खुद का अपने बारे में समझ पाना कि आप कैसी मनी पर्सनालिटी हैं, कितना पैसे का आप नेगेटिव रिटर्न टॉलरेट कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ों को अगर आप खुद स्टडी कर सकते हैं और फिर पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप कीजिए। और फिर कब मुझे लगने लगे कि मेरे तो जो फंड्स हैं वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, पर मुझे इनके साथ बने रहना है अभी? हर साल रिव्यू कीजिए और हर साल उन फंड्स के कॉम्पिटिटर फंड्स भी देखिए, उनकी भी परफॉर्मेंस देखिए, उनके भी इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स देखिए। उसके बाद डिसीजन लीजिए कि इसको होल्ड करके रखना है या यहाँ से एग्जिट करना है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती थी, क्योंकि मैं जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम करती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लोग ज़रूर ये कहते हैं, तो फिर गरीब आदमी क्या करे, उसके लिए तो आप कुछ बताते नहीं हो। अब ये अपने मन से ही मैंने ढूंढा और निकाला हुआ है, ये मानते हुए कि 2026 में महंगाई इतनी बढ़ गई है, उस लिहाज से 3,000 रुपया तो लोग महीने का सेव कर सकते हैं। अब ये जो 3,000 रुपया महीना सेव करने वाला शख्स है, ये अगर 10 करोड़ तक पहुंचना चाहे तो उसका क्या मैथमेटिक्स है, उसका क्या फॉर्मूला है? मैं दोबारा अपने सवाल को दोहरा दूं उन व्यूवर्स के लिए जिन्हें हमेशा हमसे ये दिक्कत रहती है, शिकायत रहती है कि जब हमारे लिए कुछ बताते नहीं हो। 3,000 रुपया महीना बचा के 10 करोड़ तक मैं कैसे पहुंचूंगी? तो आप जिन लोगों के लिए पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप अभी म्यूचुअल फंड्स में ना जाएं। आपके लिए कुछ सेव कर पाना और कुछ इन्वेस्ट कर पाना वाली स्टेज आ गई, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर आपकी बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा लगाएं। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में पैसा लगाएं। ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से सपोर्टेड हैं और इनमें इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप रेगुलरली रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, आप उसमें पैसा लगाएं। अगर आप के पास 500,000 रुपये इन्वेस्ट करने की, अलग से इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है, तो आप सिंपल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। आप डाइवर्सिफाई कीजिए, FD में, RD में, सुकन्या समृद्धि में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। आप NPS शुरू कर सकते हैं तो NPS में पैसा लगाएं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आपको मार्केट बेस्ड एक्सपोजर मिल सकता है, टाइटली रेगुलेटेड भी हैं, वहाँ पैसा सेफ भी है। मार्केट की उतार चढ़ाव से वो पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होगा, लेकिन वहाँ पे फ्रॉड होने के चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। तो इन चीज़ों से शुरू कीजिए और जैसे जैसे आपकी सेविंग्स और सैलरीज बढ़ेंगी वैसे वैसे आप इन चीज़ों में
पैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ की मंजिल और 10 करोड़ की मंजिल पे नहीं ध्यान दें। आप 50 लाख का टारगेट कर लीजिए, आप 25 लाख का फोकस कर लीजिए, और छोटे छोटे गोल्स में ही बड़ा गोल हो जाएगा। एक बार 25 पहुंच जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप अगले 25 को टारगेट करेंगे, फिर 50 टारगेट करेंगे। तो आप क्लियर गोल बनाइए, लेकिन गोल इतना भारी और डरावना नहीं होना चाहिए कि आप उसको सोचते ही आप उसके बारे में कुछ ना कर पाए। ठीक बात। तो गोल वो सोचें जो आप कर सकते हैं, तो अपनी क्षमता से चलिए एंड बी हैप्पी कि आप इतना कर तो पाए, और इसी से ही आगे आपको ग्रोथ मिल जाएगी। अब सिप का एक नया तरीका है और वो है डेली बेसिस पे भी आप सिप कर सकते हैं। मैंने तो देखा है बहुत से लोग डिजिटल गोल्ड में डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो रोज के 100 रुपए डाल रहे हैं डिजिटल गोल्ड में। सेबी भले हालांकि बहुत मना करती है ऑनेस्टली कि आप ऐसे वो एप्स जो हमारे जरिए रेगुलेटेड नहीं है उनमें ना जाओ, बट मैं मिली हूँ ऐसे लोगों से। तो ये जो मंथली सिप का कॉन्सेप्ट आया है, आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं? सॉरी, ये जो डेली सिप का कॉन्सेप्ट आया है, आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हो? डेली सिप मुझे करना चाहिए या मंथली करना चाहिए? मुझे लगता है मंथली सिप होना चाहिए। मुझे लगता है मंथली सिप क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि आई थिंक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है। आई थिंक आपका कैश फ्लो कंट्रोल अच्छा होता है। आपको पता होता है कि इस महीने की इस डेट को मुझे सैलरी आएगी, और इस महीने की ये 2 या 3 डेट्स पे मेरा SIP के थ्रू पैसा कट जाएगा, और फिर मेरे पास ये जो पैसा बचेगा ये मेरे घर खर्च का पैसा है या लाइफस्टाइल एक्सपेंस का पैसा है। तो आपका जो स्ट्रक्चर और कंट्रोल है वो अच्छा रहता है। डेली सिप में आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। डेटा रिकन्सिलेशन के इश्यूज बहुत हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का डेटा रिकन्सिलेशन थर्ड पार्टी करती है, उनके फीड्स कभी आते हैं कभी डिलेड होते हैं। मंथली सिप मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में बेटर हैं कंपेयर टू डेली इन्वेस्टमेंट। और जो लोग डेली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए भी। कुछ मैं ऐसे जेनजी से मिली हूँ जिनका ये कहना है कि हमने रोज की 2 चाय बंद कर दी है। अच्छा। हमने रोज की 2 सिगरेट बंद कर दी है, और हम वो पैसा ही अब इन्वेस्ट करें, हमें तो पता भी नहीं चलता है, और वो डेली हमारे अकाउंट से कट भी हो जाता है। तो ये मुझे लगता है उनकी स्ट्रैटेजी उनके दिमाग के हिसाब से ठीक है, पर आपने जैसा बताया कि मंथली अगर हम करते हैं तो हमें पता होता है कि अब बचा हुआ पैसा घर खर्च करें। तो ये डेली कट करने के बजाय महीने की पहली तारीख को ही कट कर दें। अगर इनको ये डर लग रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसा रहेगा तो मैं उस पैसे से सिगरेट ले लूंगा या शराब ले लूंगा या वॉट एवर, एक इंडल्जेंस हो जाएगा। तो आप पहले तारीख को ही वो इंडल्जेंस मनी हटा दीजिए, तो ना वो होगा ना वो आपको डेली खर्च करने को मिलेगा। अब ये डेली सिप और मंथली सिप की तो हमने बात कर ली, लमसम की भी बात करना फिर मुझे लगता है जरूरी हो जाता है। बुरा मान जाएगा लमसम अमाउंट। तो ये करने का क्या कोई सही टाइम भी होता है? क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनको जब एक इकट्ठा या तो दिवाली बोनस मिलता है या साल के आखिर में मिलता है, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि मुझे मार्च के मैंने अभी पैसा मिला रखा रहूंगा तो फिर ये तो खर्च हो जाएगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे दिवाली के समय ही इसको इन्वेस्ट करना है, मेरी मजबूरी है कि मुझे इसको फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही खर्च करना है। तो मुझे बताइए लमसम अमाउंट जो मेरे पास है वो इन्वेस्ट करने का सही समय है कोई? तो पहले तो लमसम की डेफिनेशन भी बहुत होती है। जिसकी सैलरी 1 करोड़ है उसके लिए 5 लाख अगर आ गया तो वो लमसम अगर है तो वो डायरेक्ट 5 लाख का इक्विटी खरीद सकता है। लेकिन जिसकी सैलरी 10 लाख है उसको 5 लाख आ गया तो उसके लिए वो लमसम है। तो उसको वो एक बार में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए मैं बोलूँगा 5 लाख को डेट फंड में, आर्बिट्राज फंड में डाले और वीकली STP कर दे, अगर म्यूचुअल फंड का रास्ता उसको अपनाना है। और अगर उसको म्यूचुअल फंड के रास्ते नहीं जाना, क्योंकि वो क्लियर है कि ये पैसा उसको 1.5-2 साल में वापस चाहिए, तो वो फिक्स डिपॉजिट में रख दे और 2 साल की मैच्योरिटी या 1.5 साल की मैच्योरिटी। नहीं, बट मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मेरी मजबूरी है कि मुझे इधर तो ये मार्च अप्रैल में खर्च करना है या दिवाली के समय मुझे मिला है तो अक्टूबर में करना है। तो ये क्या मतलब इसका कोई समय होता है? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि नहीं अभी मार्च अप्रैल में मत इन्वेस्ट करो, सही टाइम जब मार्केट में एंट्री का आए क्या तब करो? दिवाली के समय ही मिला है तो क्या तुरंत ही कर दो या सही टाइम का एंट्री का वेट करो? ऐसा कुछ होता है क्या? सही टाइम तो किसी को नहीं पता, वॉरेन बफेट जी को भी नहीं पता कि मार्केट में सही टाइम क्या होता है। तो इस वाले हिंदी में मुझे नहीं पता, क्वेस्ट इज द इंग्लिश वर्ड। इस क्वेस्ट में ना जाएं कि सही टाइम कब है। आप अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, जब आपको मिले तब इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट करने का तरीका डिसाइड कर लीजिए कि वो फिक्स डिपॉजिट है
या लमसम परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, हाँ. और कौन सी कैटेगरी के लिए है, या एसटीपी है, मतलब मैंने पैसे को डेट फंड में या आर्बिट्राज फंड में रखा और वीकली उसका एक छोटा अमाउंट शिफ्ट कर दिया उस फंड से इक्विटी में। तो एसटीपी की साइकिल बना सकते हैं 3 महीने की, 6 महीने की, 10 हफ्ते की, 20 हफ्ते की, और वो हर हफ्ते पैसा मूव होगा और उस साइकिल के कंप्लीशन तक वो पैसा आपका पूरा उस जगह जा चुका होगा जो इक्विटी फंड आपने चूज किया होगा। या फिर आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए। कभी कभी मार्च में बोनस आया और आपको हॉलीडे अक्टूबर में करनी है, तो आप क्यों म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं? अगर आप घबराते हैं तो आप एफडी में कर दीजिए, अक्टूबर की मैच्योरिटी डेट डाल के, आपको पता है वो पैसा आपका यूज होना ही है। तो टाइमिंग नहीं मिलेगा, टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास तरीके हैं कि आप उस पैसे को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, किस गोल के लिए। रिटायरमेंट गोल है तो एसटीपी करके लॉन्ग टर्म, वेकेशन गोल है तो फिक्स डिपॉजिट, और अगर कोई गोल है जो पैसा 2 या 3 साल के लिए चाहिए तो लमसम आप मल्टी एसेट फंड में डाल दीजिए। आपको पता है 2-2.5 साल में आपको विड्रॉल करना ही करना है। तो गोल इस बात को हेल्प करेगा आपको बताने में या सब फिगर आउट करने में कि कौन सा सही तरीका है। मार्केट टाइमिंग तो कोई नहीं कर पाया, तो उस वाले रास्ते में तो आप जाइए ही मत। राइट और मैं ये भी नहीं जानती कि कितने लोग हैं जो जब बोनस मिलता है तो वो इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि बोनस आने के पहले ही एम्प्लॉय वेट कर रहा होता है कि ये पैसा जैसे ही आएगा तो मुझे कौन सा वाला फोन खरीदना है, मुझे कौन सा लैपटॉप चाहिए, मुझे कहाँ घूमने जाना है, मुझे कितनी शॉपिंग करनी है, बीवी को कौन सा गिफ्ट दिलाना है, ये सारी चीजें बोनस आने के पहले ही डिसाइड हो चुकी होती हैं। तो खर्च करने के भी बड़े जरिए हैं, जो आपने इन्वेस्ट के कई तरीके बताए, खर्च करने के भी बहुत से तरीके हैं। तो आप लोगों को मोटिवेट कैसे करते हैं कि भाई जो पैसा आया है वो खर्च नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, ये कैसे बता पाते हैं आप? डीपर कॉन्वर्जेशन है, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है। आपके जो गोल्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में जाते हैं जनरली, जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ। एक होता है लाइफ पर्पस गोल, कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो मैं पैसे से पूरी करूँ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इंडिया में जनरली देखा है बच्चों की एजुकेशन, राइट। तो ये तो हो गए लाइफ पर्पस गोल। या मेरे करियर ग्रोथ, जैसे आपको अगर पॉडकास्ट और अच्छा करना है, आपको और अच्छे हाई प्रोफाइल स्पीकर्स बुलाने हैं, तो आप सोचेंगे ना कि इस पॉडकास्ट में मैं क्या इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे मेरी प्रोफेशनल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए मिले। तो ये गोल हो गया। मैं इसके लिए व्यूअर को कह देती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। बिल्कुल, जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, जितने ज्यादा नंबर्स हम दिखा पाएंगे, उतने बड़े गेस्ट हम बुला पाएंगे। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ईजी तरीका है। आपने छेड़ ही दिया, तो मैं बोल ही दूं यहाँ पे कि इतना पॉडकास्ट आपने यहाँ तक देख लिया है मेरा और अमित सर का, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो आप गलत कर रहे हैं। आप फटाफट से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, और आपके चैनल में बहुत अमेजिंग ग्रोथ हुई है, मैं पिछले 1 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सो इट्स फैंटास्टिक। तो लाइफ पर्पस गोल हो गया प्रोफेशनल ग्रोथ का या बच्चों का। एक होता है लाइफस्टाइल गोल, मतलब मुझे किस टाइप का फ़ोन खरीदना है, किस टाइप के घर में रहना है, कौन सी गाड़ी चलानी है, बच्चों को क्या खरीद के देना है। तीसरा होता है लाइफ केयर गोल, कि मेरी वेलबींग, मेरा फिटनेस, मेरी मेडिटेशन, मेरी इमोशनल वेलबींग, मेरी न्यूट्रिशनल वेलबींग, मेरा डाइट। क्योंकि अगर मैं खुद का ख्याल रखूँगा तभी तो मैं औरों का ख्याल रख पाऊंगा। तो अपने पैसे को इन 3 गोल्स में डिवाइड कर दीजिए और तीनों का बैलेंस बना के रखिए कि इस महीने मेरी सेविंग्स थोड़ी इस गोल के लिए जाएगी, थोड़ी इस गोल के लिए जाएगी, थोड़ी इस गोल के लिए जाएगी। फ़र्क ये है कि लाइफस्टाइल गोल आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगा, क्योंकि आप इमीडिएटली फील कर सकते हैं। इमोशनल वेलबींग या लाइफ केयर गोल आपको हो सकता है इंस्टेंट रिलीफ दे, पीस ऑफ माइंड दे, या हो सकता है कुछ टाइम के बाद दे। लेकिन जो लाइफ पर्पस गोल्स होते हैं ना शालिनी, उनका आपको सेटिस्फैक्शन 10 साल बाद, 20 साल बाद। एक बच्चा जब तक 21 साल का नहीं हो जाता तब तक आपको वो प्राउड फीलिंग शायद नहीं देता। जब आप उसको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग की तरह देते तब आपको लगते हैं हाँ दिस वाज वर्थ 21 ईयर्स। तो कुछ गोल्स में सेटिस्फैक्शन बहुत लेट आएगा, कुछ में जल्दी आएगा। आपको बस ये बैलेंस निकालना है, ये 3 बॉल्स आपको जगल करनी है, और कोई एक बॉल हवा में होगी, कोई 2 हाथ में होंगी, और ये सब करते रहना। इसी बैलेंस से ही आपको एक्सपेंस की प्रायोरिटाइजेशन मिल जाएगी और उसमें इन्वेस्टमेंट की क्या भूमिका है ये भी क्लियर हो जाएगी। मार्केट का भी जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी चल रही है, ले ऑफ बहुत हो रहे हैं इस समय। पहले जब मैं किसी एक्सपर्ट से बात करती थी और इमरजेंसी फंड की हम बात करते थे कि अचानक से आपकी नौकरी चली गई, आप क्या कीजिएगा, ज़्यादातर एक्सपर्ट ये कहते थे कि आपके पास 3 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं उनमें दूसरी नौकरी मिलना, और वो भी AI के ज़माने में, वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो आज के AI के दौर में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, तो
जवाब क्या वही 3 मंथ वाला होगा या इमरजेंसी फंड आप बोलेंगे कि और बड़ा होना चाहिए? क्या जवाब आपका रहेगा? तो मेरा जवाब 3 मंथ वाला इमरजेंसी फंड होना चाहिए कभी भी नहीं था। इमरजेंसी फंड वैसे ही चेंज होता है जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना सम एश्योर्ड का होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस कितना सम एश्योर्ड का होना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनता है आपके करियर की पोजीशन से। आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं उस पोजीशन में दूसरी जॉब मिलने में कितना समय लग सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 3 साल। जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको कभी कभी 4-4 साल तक उनकी वो पोजीशन नहीं मिलती। राइट। उनका इमरजेंसी फंड बड़ा हो गया। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, करियर बिगनर्स होते हैं, उनका तो आज जॉब गया, उनको कल मिल भी सकता है, तो उनका इमरजेंसी फंड 0 हो गया। तो आपके करियर स्टेज को डिसाइड करता है कि आपका इमरजेंसी फंड कितना है। आपकी लायबिलिटीज डिसाइड करता है कि आपका इमरजेंसी फंड कितना है, क्योंकि आपके इमरजेंसी फंड में आपकी EMIs भी होनी चाहिए। लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सी EMIs मंथली एक्सपेंस में आपने इंक्लूड की हुई हैं और वो मंथली एक्सपेंस कितने महीने का है जो आपको लग सकता है एक नया जॉब ढूंढने में। एड टू इट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ AI। पूरा द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग, राइट? तो AI के बगैर जॉब मिल पाना और AI के होते हुए नए जॉब का मिलने में मेरा कितना टाइम बढ़ गया, ये सारा सोच के आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। और वो जो इमरजेंसी फंड है वो क्या मुझे बैंक में ही रखना है, FD मुझे उसकी करके रखनी है, या मैं उसको इमरजेंसी फंड को लिक्विड फंड्स में भी डाल सकती हूँ, या कोई दूसरा फंड है जिसमें मैं डाल सकती हूँ पैसे को? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट तो है ही, लेकिन वो इतना टैक्स एफिशिएंट नहीं होता। डेट फंड भी है, उसमें भी टैक्स एफिशिएंसी अब चली गई है, लेकिन डेट फंड में कैपिटल गेन्स वाला थोड़ा सा ऑफसेट होने का आपको प्रोविज़न है। जो आर्बिट्राज फंड है उसमें भी रिटर्न ज़्यादा नहीं होते, लेकिन डेट फंड जितने होते हैं, लेकिन वो टैक्स एफिशिएंट है। तो आपके पास आर्बिट्राज फंड है, डेट फंड्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप बड़ा अमाउंट का FD ना करें, छोटे अमाउंट की खूब सारे FD कर दें कि अगर आपको तोड़नी पड़े तो एक एक अमाउंट तोड़ें, बाकी अमाउंट पे पेनल्टी, अर्ली फोरक्लोजर का जो पेनल्टी क्लॉज लगता है वो सब पे ना लगे। तो फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट फंड, आर्बिट्राज फंड, इवन रिकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने अगर डिपॉजिट करते आ रहे हैं तो वो भी एक आपको अच्छा कॉर्पस दे देता है। तो मुझे लगता है इमरजेंसी फंड की जो आपने अभी तक डेफिनेशन सुनी है उस लिहाज से आप इस पे चल भी रहे होंगे। भगवान न करे आपको आपके इमरजेंसी फंड को यूज़ करना पड़े, किसी को भी कभी ना यूज़ करना पड़े, वो बेहतर है। पर अगर आपने नहीं बनाया है तो वो आपको बना लेना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे समझ आ रहा है। दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के इस वूका वर्ल्ड में। वूका मतलब वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। हमने पिछले 6 से 8 महीने में देखा है कि कितना कुछ बदल गया है। हाँ। हम लोग कितने लकी हैं, इंडिया में हैं। वेस्ट एशिया में कितनी जानें चली गई, कितने घर उजड़ गए, कितनी नौकरियां चली गई, कितने शहर बर्बाद हो गए। तो इस वूका वर्ल्ड में किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी को अगर आपको टैकल करना है तो आपका इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड होने का मतलब ये नहीं कि आपने इक्विटी फंड में पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी निकालने की उस वक्त अगर मार्केट क्रैश हो गया तो वो फंड की वैल्यू भी आधी हो सकती है। हाँ। इमरजेंसी फंड मतलब जहाँ रिस्क कम से कम हो और लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं जब चाहूँ क्लिक ऑफ अ बटन वो पैसा निकाल लूँ या पार्शली विड्रॉ कर लूँ। तो इमरजेंसी फंड का होना और इंश्योरेंस का होना मतलब मैं तो बोलूँगा नॉन नेगोशिएबल है। जब तक ये दोनों चीज़ें ना होना तब तक आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचें भी ना। जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे गोल्ड ज़्यादा समझ आता है और मुझे म्यूचुअल फंड कम समझ आते हैं, उस लिहाज से अगर मैं अपने व्यूअर को रखना चाहूँ कि हो सकता है किसी का इन्वेस्टमेंट लैंड में ज़्यादा होगा, हो सकता है किसी का गोल्ड में ज़्यादा होगा, हो सकता है किसी का इक्विटी ज़्यादा होगी, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? एक देखिए थंब रूल होता है, वो आप बताते ज़रूर हैं लेकिन सब उस पर चल रहे हैं, ऐसा मैं तो नहीं मान के चलती। तो मैं ये कैसे कैलकुलेट करूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कितना रिस्की है? ये कैलकुलेशन का या इवैल्यूएशन का कोई तरीका होता है क्या? तो कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि पोर्टफोलियो जो है एक नहीं है, आपके पोर्टफोलियो मल्टीपल हो सकते हैं। हर गोल का एक पोर्टफोलियो हो सकता है। बच्चे की कोई एजुकेशन
का गोल है जो 10 साल दूर है, उसका पोर्टफोलियो हो सकता है। उस पोर्टफोलियो में आप डिसाइड कर सकते हैं कि 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड, 30 to 40% फिक्स्ड इनकम फंड्स एंड 10% गोल्ड फंड, राइट। रिटायरमेंट पोर्टफोलियो है अगर, जिसका होराइजन 20 साल है, उसका भी आप एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं कि 60% इक्विटी, 30% EPF और NPS, बाकी का बचा 10% गोल्ड एंड सिल्वर, वॉटेवर। हर गोल का एक पोर्टफोलियो है। कोई गोल जो आपका 2 साल दूर है वो तो सीधे सीधे फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए या आर्बिट्राज फंड में होना चाहिए। 2 साल के लिए तो मैं मल्टी एसेट फंड भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 2 साल मतलब कि मुझे पोर्टफोलियो में इरोजन नहीं चाहिए, मुझे उस पोर्टफोलियो में गेन ही चाहिए, और हो सके तो टैक्स एफिशिएंट गेन चाहिए जो फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं देता। तो एसेट एलोकेशन या एसेट मिक्स की जो डेफिनेशन है वो हर गोल के लिए बदलती है। तो आपके जितने गोल्स हैं, हर गोल का आप एक कॉम्पोजिशन बनाइए। इस गोल के लिए इतना % ये, उस गोल के लिए इतना % ये, इस गोल के लिए इतना % ये, और उन पोर्टफोलियोज़ को उनके गोल्स के बेसिस पे चेंज कीजिए अगर चेंज करने की स्टेज आ गई। तो इक्विटी अगर आपने 50 सोचा और इक्विटी 55 या 60 हो गया, तो प्लीज़ इक्विटी सेल कीजिए और फिक्स्ड इनकम या गोल्ड जो कम है वो बाय कीजिए। उस वक्त मार्केट मत देखिए कि मार्केट तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसमें 6 महीने और रुक जाते हैं। उस वक्त प्लीज़ एलोकेशन चेंज कर दीजिए। आप अगर एसेट एलोकेशन के प्रिंसिपल से चलेंगे तो आपको गोल सेटिस्फैक्शन, गोल फुलफिलमेंट में बहुत आसानी होगी। जहाँ पे आप मार्केट के नंबर से इन्फ्लुएंस हो गए, वहाँ आपकी गोल फुलफिलमेंट इम्पैक्ट हो सकती है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मुझे और फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, कोई बुक आप रेकमेंड करते हैं? आपने खुद कैसे सीखा, कैसे समझा, लोग कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि हम जब YouTube की बात करते हैं या हम वीडियोस की बात करते हैं तो वो हमें ये नहीं पता हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है या गलत मिल रही है। सेम विद आर्टिकल। मैं तो मीडिया की हूँ तो मुझे ये बात मालूम है कि आर्टिकल्स जो आ रहे हैं वो कोई मीडिया पर्सन ने भी लिखा हुआ हो सकता है, जिसको लिखने आता है। जरूरी नहीं है कि उसके पास फाइनेंस की कोई सोच समझ है या उसकी पढ़ाई वैसी है। वो लिखने वाला है, वो चैनल का प्रोड्यूसर हो सकता है या वो कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। तो इसके लिए कोई ऑथेंटिक बुक, कोई राइटर जिसको लिखना पढ़ना आप समझते हैं कि ज्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम माई चैनल पैसा बोलता है, आप देखते रहिए, हम सेबी रजिस्टर्ड लोगों को ही आपके सामने ज्यादातर लेके आते हैं। थैंक यू। तो कोई एक राइटर नहीं है, बहुत सारे राइटर्स हैं। अभी तो जैसे मोनिका हलन मैम ने लेट्स टॉक मनी की सीरीज़ बनाई है, बहुत अच्छी बुक है। उस दिन किसी एक NGO ने एक बुक लॉन्च की फिनेंशियल प्रिंसिपल्स पे, फिनेंशियल के कॉन्सेप्ट्स पे, पर्सनल फाइनेंस, नॉट बिजनेस फाइनेंस। बहुत अच्छी बुक है, सिंपल, बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशंस पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन जैसे आपने बोला, जो कंटेंट आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, उस कंटेंट का जो क्यूरेटर है या क्रिएटर है, वो एक सेबी रजिस्टर्ड या एक ऑथेंटिक, जिसका एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा हो या बहुत हाई क्रेडिबिलिटी रही हो पर्सनल फाइनेंस में, वो होना चाहिए। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन और उसमें सेंसेशनल स्टफ डाल के आपको वो प्रिंसिपल्स को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। तो कोई एक किताब नहीं है, काफ़ी किताबें हैं जो लोग खरीद सकते हैं। और देखिए, पर्सनल फाइनेंस का जो बेनिफिट है ना, वो EQ, इमोशनल कोशेंट का गेम ज़्यादा है। मतलब आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद मिलेगा। लेकिन हमको जो हैबिट चेंज करनी होती है, वो सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है। जो डिसिप्लिन लाना होता है, वो सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है, जिसका रिजल्ट आपको 5, 10, 15, 20 ईयर्स के बाद मिलता है। तो प्लीज़ समझिए, पर्सनल फाइनेंस इज़ अ गेम ऑफ EQ, नॉट IQ। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, IQ, इंटेलिजेंस, इसलिए वो ट्रेडिंग में चले जाते हैं। बहुत पॉपुलर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। उनका लॉगिन ही टर्मिनल में सिर्फ इसलिए होता है कि आज या तो कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है। वो IQ गेम है, उसमें ना पड़ें, EQ गेम में रहें। लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, बोरिंग इन्वेस्टमेंट, सिंपल इन्वेस्टमेंट, वेल रिसर्च्ड इन्वेस्टमेंट, जिसका हमारे पास पास्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है, जो हम स्टडी करके अपने डिसीजन ले सकते हैं। और पैसा बोलता है भी आपको देखते रहना है, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बोला, हम सेबी रजिस्टर्ड जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लेके आते हैं। अमित सर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो आपको जो बातें यहाँ सुनने को मिल रही हैं वो फैंसी है ये जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन कम से कम वो सही है, ये मैं बोल सकती हूँ गारंटी के साथ। हाँ, मतलब मैं सूप और सैलड तो डेफिनेटली हूँ, लेकिन शायद मैं बटर नान या दाल मखनी नहीं दे सकता। लेकिन सूप एंड सैलड इज ऑलवेज हेल्दी
इट कैन बी वेरी नरिशिंग, और जो आपको शरीर को ज़रूरत है वो उनसे मिल जाता है। राइट तो इसलिए पैसा बोलता है आपको सब्सक्राइब भी करना है। मैं हमेशा कहती हूँ आप किस शहर से बैठ के इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आप ज़रूर मुझे बताइए। अमित सर के साथ मैं अभी सिर्फ पैसा बोलता मैं यही पॉडकास्ट नहीं कर रही हूँ, जब मैं जी बिजनेस में थी तब भी हमने बहुत सारे शोज वहां पे साथ में किए हैं। तो आप ये समझिए कि आपको जो बातें आज सुनने को मिली हैं वो साल 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बता रहा है। अमित सर टोटल कितना एक्सपीरियंस हो गया आपका? 15 years। 15 ईयर्स का, और डिस्क्रिप्शन में हम सर का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो भी लगाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई, जैसा सर ने बोला, सूप एंड सैलेड है, वो आप फास्ट वाले दिन भी खा सकते हैं, सुबह उठ के भी खा सकते हैं, आपको शुगर अगर प्रॉब्लम है तो भी खा सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम है आप तो भी खा सकते हैं, लेकिन बटर नान हर कंडीशन में नहीं खाई जा सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो